लीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर एक है हमारे पास आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट? कौन सी लर्निंग है जो रिवार्ड्स और पनिशमेंट, यानी जहाँ पे जिसके अंदर या रिवार्ड होता है या पनिशमेंट होता है, वो लर्निंग होती है? तो आपको बखूबी पता है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है बीएफ स्किनर की, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की, उसके अंदर री और पनिशमेंट का कंसेप्ट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कुछ देना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कुछ लेना, यानी इसके अंदर मोटिवेशन है, इसके अंदर रीइंफोर्समेंट है, इसके अंदर रिवार्ड है, इसके अंदर पनिशमेंट है। सबको क्लियर है? जबकि इसके मुकाबले के अंदर रीइंफोर्समेंट के हवाले से कल हमारी बात हुई थी। रीइंफोर्समेंट बेसिकली मोटिवेशन है अपना काम करवाने के लिए, जिसमें हम लोग क्या है कि कुछ दे के काम करवा रहे होते हैं। जैसे मैंने यानी बिहेवियर को इंक्रीज करना है ना, मैं कहता हूँ कि बच्चा अगली दफा भी टॉप करे, तो उसको मैं इनाम के तौर पे कुछ देता हूँ कि ताकि बेटा आप अगली दफा भी टॉप करो। बच्चा पढ़ाई में लो है तो मैं कहता हूँ कि इसको जो है ना उससे हटा के जो जिस एक्टिविटी में लगा है पढ़ाई में अच्छा हो, तो मैं फिर कुछ लेके उससे जो है ना वो मोटिवेट करता हूँ। तो ले दे के मोटिवेट करना, कोई कोई रिवार्ड देना या कोई पनिशमेंट देना, यही रीइंफोर्समेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और टर्म्स लिखी हुई हैं जिनके अंदर हमारे पास फॉरवर्ड कंडीशनिंग है, डिले कंडीशनिंग है और ट्रेस कंडीशनिंग है। फॉरवर्ड कंडीशनिंग ये होती है, ये मैं यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको समझा नहीं सकता इतना जो है वो टाइम में, लेकिन इतना सिर्फ बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जिनको तो पता है ऑलरेडी उनको बात की समझ आ जाएगी, जिनको नहीं समझ आएगी तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा। वो एक पूरा एक दो थ्योरी इसके ऊपर हैं, यानी इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग और थॉर्नडाइक का इन तीनों को समझना पड़ता है। अब फॉरवर्ड कंडीशनिंग क्या होती है कि जब हम अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है वो, अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है हमारे पास, जैसे डॉग था तो डॉग के लिए जो था जो खाना है वो उसके लिए अनकंडीशनड स्टिमुलस है। तो हम अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है उससे पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस पहले दे देते हैं और बाद में कंडीशनल स्टिमुलस दे लेते हैं, यानी काम चलता रहता है। कभी बेल पहले बजा दी और खाना दे दिया, कभी खाना पहले दे दिया और बाद, इसको फॉरवर्ड कंडीशनिंग बोलते हैं। जबकि डिले कंडीशनिंग ये होती है कि आप यूं करते हैं कि बेल बजाते रहते हैं, खाना नहीं देते, यानी रोजाना बेल बजी है, खाना नहीं, कभी कभी है। ट्रेस कंडीशनिंग भी इसी तरह का कंसेप्ट है, जिसके अंदर हम ट्रेस करना, एक थोड़ा सा मुझे इसको थोड़ा सा रिवाइज करने, मैंने यहाँ पे लिखा था इसका ट्रेस कंडीशनिंग। तो ट्रेस कंडीशनिंग, द कंडीशन इज प्रेजेंटेड एंड देन रिमूव्ड विद द टाइम गैप। अच्छा, इसके अंदर ये है कि हम कुछ टाइम के बाद, यानी हम बेल बजाते हैं, खाना देते हैं, कभी ऐसे करते हैं कभी बेल बजाते हैं खाना नहीं देते, कभी खाना देते हैं बेल नहीं बजाते, तो ये ट्रेस कंडीशनिंग है। ये बातें जिनको समझ ना आई हों वो प्लीज वो वीडियो देखिएगा थ्योरी वाली, तो उनको पता चल जाएगा। इसका आंसर जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटिंक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग। एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन कहते हैं किसी चीज का खत्म हो जाना, किसी चीज का गायब हो जाना। तो एक्सटिंक्शन ऑफ रिस्पॉन्स के, रिस्पॉन्स का मैं ऐसे मिसाल दूं कि देखें आप बेल बजाते हैं और बेल बजाने के बाद आप जो है वो खाना देते हैं, बेल बजाने के बाद खाना देते हैं, और अब आपने बेल बजाते रहे हैं, खाना नहीं देते, तो डॉग भूल जाएगा कि ये बेल के ऊपर खाना मिलता है। या आप रोजाना जो है वो खाना देते हैं, बेल नहीं बजाते, बेल बजाने के बाद खाना नहीं मिलता। अब बड़े अरसे बाद आपने बेल बजाई, और बेल बजाने के बाद यकदम डॉग के जहन के अंदर आएगा, आज बेल बड़े अरसे बाद बजी है, कहीं मुझे खाना ना मिल जाए इसके ऊपर। ठीक है, अब यानी इसका मतलब है कि उसके वो ज़हन के अंदर पुरानी बात आ जाएगी कि जब बेल बजा करती थी और खाना मिलता था, आज बड़े अरसे बाद बेल बजी है, मतलब है कि खाना मिलने वाला है। तो इस तरह की जब सूरत हाल हो, यानी रिस्ट्रिक्शन एक्सटेंशन और गायब होना, इस तरह की सूरत हाल हो जब बड़ा अरसा एक काम ना हुआ हो, फिर यकदम वो काम हो, तो हमें पुरानी यादें आ जाएं, पुरानी यादें आ जाएं। पुराने दौर में कोई हमें भी मैसेज किया करता था, आप उसको मैसेज बड़े अरसे बाद आया है, तो आपको फिर पुरानी यादें आ जाएं कि शायद महबूब जो है वो लौट आया हो, शायद उसने आज दोबारा उसका वापस रुजू करने का इरादा हो कि मैं जो है वो अपने मैं
मैं मतलब मैंने गलत किया था, शायद उसको एहसास अपनी गलती का हो जाए। तो ये जो है ना, इस सूरत के अंदर अगर आपका महबूब आपको कभी कभी मैसेज कर लेता है तो आप कभी उसको भूल नहीं सकते। यानी किसी शख्स को भूलने के लिए उसका लंबे अरसे तक गायब रहना तो बनता है, कि उसने 6 महीने मैसेज नहीं किया, साल नहीं किया, आप उसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपका महबूब हर 3 महीने बाद आपको एक मैसेज कर देता है, सिर्फ आपका हाल हवाल लेने के लिए कि जिंदा है कि मर गया है, लेकिन उसको आपके कोई सरोकार नहीं है, आशिक लोग इन बातों को समझ जाएंगे जिनके ऊपर बीती होगी, तो इस तरह एक्सटिंक्शन नहीं होगी, आप उसको भूल नहीं पाएंगे। और बड़ा पक्का दिल करना पड़ता है, सालों राब्ता नहीं करना पड़ता अगर कर किसी को भुलाना हो तो पार्शल पनिशमेंट जो है ना, ये मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पार्शल इन्फोर्समेंट। मैडम हुमैरा मंजूर साहब 18 हजारी से हैं, लगता है जैसे मेरे बारे में कुछ जानती हैं। अच्छा जी। 423 है, थ्योरी ऑफ लर्निंग टोटली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, अब एसोसिएशन की बात हो रही है, थ्योरी ऑफ लर्निंग टोटली एंड, पहले तो बताएं कि जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है ना, या कीवर्ड यही लर्निंग वाला है। इस सवाल के अंदर असल जो कीवर्ड है वो ये लर्निंग वाला है, कि जो लर्निंग है, ये लर्निंग की थ्योरीज कौन सी है यहाँ पे? कॉग्निटिव वालों की लर्निंग की थ्योरीज हैं, डेवलपमेंट वालों की, या बिहेवियरिस्ट की, या कंस्ट्रक्टिविस्ट की? आप सिर्फ यही इस पे मुझे बता दें कि किसने लर्निंग की थ्योरी कौन देते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ये थॉरनडाई की ट्रायल एंड एरर थ्योरी हो गई, हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, गेस्टाल्ट की थ्योरी होगी, ब्रूनर हो गई, ये सारी जो है वो लर्निंग थ्योरी। जो लर्निंग थ्योरीज है ना, तो लर्निंग थ्योरी बिहेवियरिस्ट ने दी है, तो इसका जवाब ये है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात भी हुई है, ये भी एक कीवर्ड बन गया, तो ये बिहेवियरिस्ट वालों की बात हो रही है। कॉग्निटिविस्ट वालों की तो जीन प्याजे हो गया, वगॉट्स्की हो गया। ठीक है, और इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ और कंस्ट्रक्टिविस्ट वालों की, ये जीन पैंजी कंस्ट्रक्टिविस्ट भी है, जो कहते हैं अपना नॉलेज खुद डेवलप करना। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज एसोसिएटेड विद, बहुत आसान सवाल है ये, रीइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल किसने दिए थे? जी, क्या पावलो ने दिए थे, थॉरनडाइक ने दिए थे, कोहलबर्ग ने दिया था? जी, बिल्कुल ठीक। अब ये बी कौन कह रहा है? रीइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल किसने दिए थे? तो स्किनर ने दी है ना, बी तो नहीं है। ठीक है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग उसकी है ना, बीएफ स्किनर की, और बीएफ स्किनर ने ही अपनी थ्योरी के अंदर दिया है ना, वो रीइंफोर्समेंट कंसेप्ट दिया है। उसके बाद है जी, वट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ माई स्कूल चिल्ड्रन, मेरे स्कूल के बच्चों का जो है ना वो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? क्या उनका लेटरल थिंकिंग होनी चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग? ये तो जवाब ही रह गया। चलो, क्रिएटिव थिंकिंग होता है कुछ नया सोचना, डाइवर्जेंट भी कुछ नया सोचना, क्रिएटिविटी होता है, जबकि कन्वर्जेंट जो होता है ना, वो किसी एक पॉइंट के ऊपर आना बहुत से मसाइल में से। लेटरल थिंकिंग होता है यार कोई आगे बढ़ो, कोई दुनिया में कुछ अच्छा करो, कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, बहुत सी चीजों के बारे में आप जानते हो। तो ये आज के बच्चे को जो है ना वो लेटरल होना चाहिए, कि वो जदीद दौर के नॉलेज को भी हासिल करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, अपने नॉलेज को इन्हांस करे। इसकी डिटेल जो है वो मैंने कमेंट्स के अंदर दी हुई है, आपने देख लेनी है। Which of the following is not a consequence of operant conditioning theory? ये सवाल बड़ा मुश्किल है और मुझे भी इसको समझने में देर लगी, लेकिन मैंने इसकी डिटेल आपके कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दी है, कि अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो पक्का पता है कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर होती है। एक्सटिंक्शन भी इसके अंदर लगा लेते हैं। एक्सटिंक्शन होता है किसी किसी रिस्पॉन्स का गायब हो जाना, किसी रिस्पॉन्स का गायब हो जाना, खत्म हो जाना। जब बार बार वो जो चूहा है, माउस है, वो बार बार लीवर क्लिक करे, उसको खाना ना मिले, तो वो क्लिक ही नहीं करेगा। अगर उसको शॉक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ना, उसको जो पिंजरा है उसके अंदर चूहे को वहां शॉक पहुंचाए जाते हैं, उसको जो है ना वो करंट पहुंचाया जाता है, और फिर वो जब इधर उधर हरकत करता है, लिवर प्रेस करता है, तो उसको खाना मिलता है। यानी तकलीफ के बाद, एक स्टिमुलस के बाद उसे रिस्पांस अच्छा मिलता है। वो बार बार लॉ ऑफ इफेक्ट भी है ना, कि वो बार बार उसको अप्लाई करता है, क्योंकि उसको इसके बुनियाद पे खाना मिलता है। जब खाना ना मिले थे, और अगर दूसरा जब करता है तो साथ में ना करे तो शॉक भी मिलता है। अब इस सूरत की वजह से ये एक्सटिंक्शन हो सकती है, कि अगर उसके करंट न लगाया जाए, अगर उसे खाना ना दिया जाए, तो वो जो है उसको शॉक नहीं पहुंचे, वो उसको करना छोड़ देगा। अब जनरलाइजेशन वाली बात है। जनरलाइजेशन से मुराद ये होता है कि एक असूल आप दुनिया में कहीं भी अप्लाई कर लो, फायदा देगा।
एक असूल। अब री में जब एक बच्ची 9वीं क्लास के अंदर जो है वो फर्स्ट आई है, उसके वालिद ने उसे मोबाइल लेके दे दिया कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है 10वीं में भी, अब बेटी मोबाइल पे लग गई है हर वक्त, और वो जो है ना वो अपना टाइम उधर ज़ाया करी जा रही है। और हो सकता है यही एक बेटी को मोबाइल मिला है तो वो उसको ज़्यादा मोटिवेशन आए कि मुझे मजीद पढ़ना है, मतलब ये सबके लिए जनरलाइज रूल तो नहीं है ना। बेटे को साइकिल लेके दिया, और एक बेटे ने साइकिल लेने के बाद ज्यादा मेहनत की, और एक ने मेहनत छोड़ दी और साइकिल पे लग गया। तो ये जो अपरंट कंडीशनिंग है, हो सकता है कोई इतना ढीठ हो उसको करंट भी पहुंचाए और फिर भी ना मूव करे। यानी कुछ चीजें वो कह रहा है कि जनरलाइजेशन जो है इसके अंदर नहीं हो सकती, जो वो केस टू केस वेरी करता है, जैसे हर इंसान की सोच मुख्तलिफ होती है, इसी तरह जो है वो हो सकता है कि किसी के लिए ज्यादा तनख्वाह, ये जो नैब है, ये जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इनके मुलाजमों की तनख्वाह इसलिए ज्यादा रखी गई कि ये लोग जो है ना करप्शन ना करें, लेकिन जौन सा बंदा जितनी ज्यादा तनख्वाह ले रहा है वो उतनी ज्यादा करप्शन कर रहा है। ठीक है, तो जनरलाइज। बच्चे बैठ चलो, तलहा बेटा बैठ चले जाओ, आफिया बैठ चले जाओ। अच्छा जी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी रेफर्स टू, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है ऐसा ऐसा किसी चीज का वापस आ जाना, ग्रेजुअली ऐसा ऐसा वापस आ जाना। इसकी मिसाल ये है कि देखें, खाना जो है ना उसकी बेल बजती है, और बेल बजने से खाना नहीं मिलता। अब बेल बजी है और खाना मिल गया, और उसके जहन में वो पुरानी यादें, चलो इसी मिसाल महबूब वाली देता हूँ, शायद ये ना भूलेगी कि अब महबूब का मैसेज आ गया 3 महीने बाद, तो पुराने दिल के अंदर ख्याल आ गए, लड्डू फूटने शुरू हो गए कि शायद जो है ना वो हमारी मोहब्बत की बहारें जो है वो दोबारा जो है वो उनका उनके अंदर जान आ गई है। अब अगर रोजाना ही महबूब ने मैसेज करना शुरू कर दिया कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, महबूब अभी भी बात चाहे वही अपने मतलब की करता है कि कुछ कर रहा है, तो उसके अंदर वो आ जाएगा कि अब मेरी जो है ना वो सुलह हो गई है, और अब जो चीजें हैं वो नॉर्मल हो चुकी हुई हैं, और वो यानी उसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी। जो माजी के अंदर उनका एक रिलेशन था, वो रिलेशन उनका वापस जो है वो रिकवर हो रहा है, क्योंकि अब मैसेज आना शुरू हो गए। तो इस तरह करके यानी स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है, एक चीज जो चली गई थी, गायब हो गई थी, और दोबारा उसी तरह का स्टिमुलस मिला, और फिर वो दोबारा जो है ना वो वापस आना शुरू हो गया, तो ये होता है। ठीक है, तो ये यही बनता है, बाकी सारे तो टर्म्स ही और है। यही बनती है कि वो रिटर्न ऑफ कंडीशनल रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एक्सटेंशन आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम, बड़े टाइम के बाद दोबारा जो है ना वो मैसेज आ गया है। ठीक है, द लॉ विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ गेस्टाल्ट व्यू ऑफ लर्निंग, वो लॉ जो गेस्टाल्ट का लॉ नहीं है वो कौन सा है? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, एक जैसी चीजें, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी थोड़ी तरतीब बदल गई तो फिर, लॉ ऑफ क्लोजर के चीजें करीब हों तो और तरह से लगती हैं। ना ना, ऐसे ना करें, महबूब बड़े प्यारे होते हैं। आपको क्या अंदाजा है, उनसे पूछिए कि जिनका महबूब बिछड़ा हो, वो साल बाद भी मैसेज करे, बहुत प्यारा लगता है हमारे। खैर, हमें हमें तो वो अ, छोड़िए जी, क्यों कोई फतवा लग जाए ऐसे ही। तो वो जो है ना, बहरहाल ऐसे नहीं कहना चाहिए, महबूब बहुत अच्छे होते हैं। इंसान को ना जिंदगी के अंदर ऐसा ट्रस्ट का रिलेशन होना चाहिए ना, कि अगर आपको जो है ना, आप जिंदगी में, इंसान है खता का पुतला भी है, सारा कुछ है, अगर जिंदगी में कोई छोड़ जाए, या जिंदगी में किसी के साथ लड़ाई हो जाए, या मतलब एक एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में चला जाए, हर एक की मजबूरियां जो भी होती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इतने जबरदस्त इंसान हो ना, कि वो बिछड़ के भी आपको कहे कि यार वो बंदा कमाल का था। यानी आप आजकल तो ये होता है कि पता नहीं क्या इसका जमाना आ गया है, कि जो होता है ना, मतलब आशिक मशूक आशिक एक दूसरे से इनसिक्योर हो जाते हैं, लड़ाई हो गई है, पता नहीं अब क्या हो जाएगा। तो मतलब एक इंसान को जो है ना ऐसा उसका किरदार होना चाहिए कि उससे उसे बाद में, मेरा मतलब कोई इंसान ऐसा था, ना शादी हो सकी, लेकिन उसकी जो है ना, वो शादी के आज भी उससे मशवरा लेना हो ना, तो मेरे मुझे मैसेज करता है कि सर इस हवाले, उसे पता है कि कोई ईमानदारी से मशवरा मुझे दे सकता है ना, तो ये दे सकता है, कोई मेरे साथ अमानत में खयानत नहीं कर सकता, तो ये बंदा है। यानी इंसान का ना जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, जिंदगी में छोड़ जाते हैं, कभी किसी के साथ बिगाड़ने नहीं चाहिए अपना। ठीक है, उसे किसी को सियाफ भी करना है तो बड़ी मोहब्बत के साथ जो ना उसे सियाफ करे, कि आप जिस जहान में रहें खुश रहें, मेरी दुआएं आपके साथ। तो मैं तो आज भी महबूब के हवाले से ना गलत बात नहीं करता। जिंदगी में बड़े आए बड़े गए, मतलब ये चीजें चलती हैं, लेकिन कभी किसी के बारे में ये नहीं कहा, चाहे कोई कोई भी हो, ऐसे लड़की की मुराद नहीं है, कोई भी दोस्त हो, कोई भी हो। खैर, ये लॉ ऑफ यूज की बात कर रहा हूँ, ये लॉ ऑफ यूज है थॉर्नडाइक के अंदर। और ये जो बाकी है ना, सिमिलैरिटी प्रॉक्सिमिटी क्लोजर, ये उनके हैं।
ठीक है। और ये वाला इसकी मैंने ना आगे स्लाइडें भी शामिल कर दी हैं। वैसे तो गेस्टाल्ट थ्योरी आप देख लीजिएगा, आपको इस सारे लॉज की समझ आ जाएगी। तो ये मैं नोट्स के अंदर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी और क्लोजर जो है वो डाल दिया है कि किस किस तरह हमें जो है ना इनका पता चलता है। ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, कौन सा गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो गेस्टाल्ट के मैंने 4 साइकोलॉजिस्ट का आपको नाम जो है वो बताए थे। एक था मैंने बताया कोलर, कोफका, कोर्टलेमन और वर्दीमीर, शाबाश। और ये वुंड जो है ये था उसका स्ट्रक्चरलिज्म वाला था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का भी बानी। और इसको वुंडेट वुंड जो है विलियम, अच्छा वुंडेट में पढ़ता था पहले, विलियम वुंडेट। और बाद में किसी ने मुझे तलफ़्ज़ बताया विलियम वोंट बोलते हैं। ठीक है, डी यानी यहाँ साकिन कर देना है आपने, विलियम वोंट आपने बोलना है। गेस्टाल्ट थ्योरी पास्टुलेट, जी जी जियाउल्लाह साहब ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा गेस्टाल्ट थ्योरी, एक तो जियाउल्लाह साहब आप मैसेज करते हैं डायरेक्ट, आपकी बातों का ना बाकी क्लास फेलोज को फायदा नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि आप मैसेज जो है वो पब्लिकली कर दिया करें, ताकि जो है ना वो, मैं चाहता हूँ जितना हो सकता है ना सिखा दें सब, जो जो आपके पास है ना अच्छी चीज जो भी है आप उसको ट्रांसफर कर दें। ये हर चीज, हर अच्छी बात, हर अच्छा इल्म आपके पास अमानत है, और आप उसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया करें, आगे दे दिया करें। अच्छा जी, गेस्टाल्ट थ्योरी postulate that elements are grouped as per pattern, पैटर्न की बात हो रही है। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न की। हाँ ये भी हो सकता है जब भाई इंट्रोवर्ट हो, वहां से बोलते हो, इनका अंदाज है ना बोलने का। अब कभी इनका आपने वॉइस मैसेज सुना हो, ये वॉइस मैसेज करते ही नहीं है ना, मुझे ही सिर्फ करते हैं पर्सनल में, कभी इनका वॉइस मैसेज नहीं सुना। तो ये जब जिस अंदाज से बोलते हैं ना तो इनकी शख्सियत से लगता है कि ये थोड़े इंट्रोवर्ट है। अच्छा बाकी ये बेहतर जाने। Gestalt theory postulates that elements are grouped as per pattern, पैटर्न की बात कहाँ पे होती है कि पैटर्न के साथ जो है एलिमेंट्स आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। तो ये हमने अभी ये मैंने पीछे आपको जो स्लाइडें दिखाई ये वाली, यहाँ पे देखें पैटर्न किसके अंदर बात करता है। वैसे गेस्टाल्ट के अंदर पैटर्न ही होता है। ठीक है, ये ट्रेंड टू परसीव्ड एज यूनिफॉर्म ग्रुप अपीयर टू रिलेटेड, और ये अच्छा जी ये सिमिलैरिटी है पैटर्न। वैसे इनका सारे के जो होते हैं ना, जो इसके गेस्टाल्ट की थ्योरी है ना, ये सारे ही पैटर्न एक को फॉलो करते हैं, एक तरीकेकार को फॉलो हैं। तो ग्रुप्ड एज पर पैटर्न, कैसे ग्रुप बना होता है जैसे कोई पैटर्न हो। तो ये पहले वाला जो थे ना, ये देखें ये वाली आपके सामने, सॉरी सॉरी किधर चला गया, ये देखें ये हमारे पास ये भी पैटर्न है, सिमिलैरिटी एक पैटर्न बना हुआ है। इसको पैटर्न ज्यादा आप ये कह सकते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो है ना, ये ज्यादा पैटर्न देखो, उसके अंदर कलर चेंज था। ये एक पैटर्न मुझे लग रहा है जैसे 3 का पैटर्न हो, ये 2 का पैटर्न है, ये 3 का पैटर्न वर्टिकली है। तो प्रॉक्सिमिटी ना ये वाला होगा इसका आंसर जो अब हम कर रहे हैं, ये प्रॉक्सिमिटी होगा। अच्छा जी, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम ये क्या कहलाता है, आसान सा सवाल है, जरा जल्दी बताइएगा। कोई बंदा जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है हम उसे क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। जबरदस्त, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना मैडम वकार निसा साहिबा, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है लोगों के साथ मसलों का हल करना। ठीक है, जो यानी कि अब जो अपना यानी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना जनरल वो इंटेलिजेंट होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस होता है कि अपनी जात फिर लोगों का वो और चीज होती है। ठीक है, लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट फ्रॉम, एक बच्चे की जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो जाइगोट से स्टार्ट हो जाती है, माँ के पेट से स्टार्ट होती है। ठीक है, जाइगोट बोलते हैं उसको। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आपने कोई मसला हल करना है तो उनके अंदर क्या काउंसलर जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, जो क्लाइंट है वो इंपॉर्टेंट होगा, ये दोनों बड़े अहम है। जी क्लाइंट बड़ा अहम है। मैं ना एक जगह पे आज भी एक मैं होटल पे खाना लेने गया, तो घर के मेरे नज़दीक वही होटल पड़ता है। तो मैं अक्सर उनके पास जाता हूँ जब मुझे थोड़ी जल्दी होती है, मैंने क्लास भी लेनी थी, नमाज इशा का टाइम भी हो रहा था। तो मैंने जल्दी जल्दी वहां पे मैंने कहा नज़दीक यही है, मुझे कहीं दूर ना जाना पड़े। लेकिन मैं हमेशा खाना लेने के बाद ना कहता हूँ कि मुझे आइंदा इसके बाद नहीं आता, क्योंकि ये अपने क्लाइंट को अहमियत नहीं देते। अगर उनसे कहना कि थोड़ी जल्दी कर दे गुस्से हो जाते हैं, यानी वो थोड़े सड़ियल हैं। और हम किसके पास जाना चाहते हैं कि जो बड़ा ही हंस के बुला दे, चाहे टाइम फी ज्यादा भी लगवा ले, लेकिन पता तो हो कि यार ये कस्टमर की हर बात को सुनते हो बर्दाश्त करते हैं। तो क्लाइंट जो है ना, जब वो आप कस्टमर है आपका, कस्टमर रहमत होती है। तो क्लाइंट को आपने मुकम्मल जो है वो एतमाद में लेना, उसके मसले को सॉल्व करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है,
द आईक्यू ऑफ टीचर शुड बी, टीचर का आईक्यू कितना होना चाहिए? टीचर्स का आईक्यू जो है ना वो बाकी आम एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। इसको यहाँ 120 लिखा हुआ है, आप इसको 120 प्लस समझिए, ठीक है, 120 प्लस यानी वो 120 से भी ज्यादा होना चाहिए टीचर। टीचर आम लोगों जैसा नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा किताबें पढ़ता हो, ज्यादा मसलों को हल करता हो, ज्यादा दुनिया के साथ उसका मिलना जुलना हो, यानी थोड़ा सा यूनिक हो या थोड़ा हट के हो। टीचर आम टीचर नहीं होना चाहिए। द आईक्यू वैल्यू, गिफ्टेड गिफ्टेड बच्चा जो होता है उसका आईक्यू कितना होता है? आईक्यू मेजर करने के लिए आप अभी जाएं गूगल के ऊपर, आप लिखें कि इंटेलिजेंस टेस्ट, आपके सामने हजारों टेस्ट आ जाएंगे। आप उन टेस्ट को हल कीजिए, आप टेस्ट हल कर देंगे और आपको फौरी उसके बाद जो है ना आपका रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका आईक्यू लेवल कितना है, ठीक है। आप एक टेस्ट के ऊपर बिलीव ना करें, 5-10 टेस्ट जो है वो कर लें। 5-10 टेस्ट करने के बाद वो आपको बता दे, आप अपना अंदाजा एवरेज लगा लेंगे कि मैं 100 पे फाल कर रही हूँ, 110 पे हूँ, 15 पे हूँ, 120 पे हूँ। मोस्टली हम सारे ही 90 से ऊपर ही फाल करते हैं, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। तो अब ये गूगल के ऊपर टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, ये गिफ्टेड जो होते हैं वो 140 होते हैं, यानी जो जो बच्चे कमाल बच्चे होते हैं, सोए रहते हैं और जब ऐसे एक दफा चीज को दोहराते हैं याद हो जाती है, बड़े आईक्यू होता है। द मोस्ट ऑफ द डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट आर ड्यू टू द डिफरेंस इन, हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों के किस वजह से होते हैं? क्या मेल फीमेल के डिफरेंसेस मुख्तलिफ होती हैं कि मैं लड़का हूं और वो लड़की है, इस वजह से हमारे इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं? क्या एज मैटर कर रही होती है? क्या एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, एक बंदा किसी और बैकग्राउंड से आया है, किसी और से बैकग्राउंड से आया है? यही बात कर रहा हूँ कि अगर जब आप टेस्ट एक से ही आपको पता चल जाना है, जब आप 5-10 टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा। वैसे पेड बहुत से होते हैं, पेड वाले ज्यादा अथेंटिक होते हैं। आप बगैर पेड वाले 5-10 कर लेना, टेस्ट दे लें, तो उसके बाद वो आप उसका एवरेज निकालें, आपको पता चल जाएगा। नहीं, अगर एक समझो एक वेबसाइट का टेस्ट ठीक नहीं है, दूसरी का ठीक होगा, तीसरी का ठीक होगा। रोजाना तरतीब बना लें। मुझे एक जो है ना इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट जो है ना वो एक देना है, 10 दिन मुसलसल देते रहे, आपको आपका एवरेज निकल के आ जाएगा, बहर आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड ज्यादा सूटेबल है, जिसका माजी के अंदर जिस तरह की चीज उसकी रही है वो ज्यादा। द मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी इन द लाइफ ऑफ चाइल्ड, एक बच्चे की जिंदगी में सबसे बुनियादी एजेंसी कौन सी है जो उसे सिखाती है, जहां से बच्चे की असल लर्निंग हो रही होती है? देखिए हम सब जो है ना, हम 50% वो हैं, मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा हैं, चलो 50% वो हैं जो हमें घर में टीच किया गया, यानी जो मेरे अम्मी अब्बू थे, हैं, उनसे जो मैं सीख रहा हूँ, बहन भाइयों से, कल्चर से, वो जो सीख रहा हूँ असल। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को बदला, यानी अगर मैं अपनी फैमिली के अंदर मुख्तलिफ हूँ, थोड़ा यूनिक हूँ, तो फिर उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, मैंने हर रोज मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, मैंने सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू को सुना, मैंने उनकी ईमेल्स पढ़ी, उनकी बुक्स पढ़ी। अब उसके अंदर मैंने हर रोज अपना एहतसाब किया, हर रोज अपनी आदतों को बदला, अपने आप को लिखा बैठ के कि मेरी ये बुरी आदत है, इसको ठीक करना है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, अपनी कमजोरी को समझा। अब इसके बाद मैं उसको तब्दील हुआ, मैं बाकियों से मुख्तलिफ बन गया। लेकिन अदरवाइज क्या होता है कि एक बच्चा वो होता है जो उसकी फैमिली होती है, ठीक है, बच्चा क्या होता है, वो फैमिली होती है। इसलिए कहते हैं लड़की वो होती है जो उसका घर होता है, क्योंकि उसका टाइम ज्यादा घर में गुजरता है। मेल बहर बाकी ग्रूम करने वाले कर जाते हैं, हम सबको नहीं कह सकते कि हर कोई जो है ना वो सेम है, बल्कि कुछ लोग जो है वो अपने ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और वो यूनिक हो जाते हैं अपनी फैमिली से और बाकी लोगों की ट्रेडिशन रवायात से मुख्तलिफ होते हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि देखिए हर खानदान के अंदर कुछ ट्रेडिशन, कुछ रवायात होती हैं जो जो किसी कड़वा घूंट भरा होता है, आप लोगों ने भी, आप उनको बदल नहीं सकते, खुद को बदलिए। देखिए कि मुझे मुझे हट के बनना है और मुझे यूनिक बनना है। हाइपर लिंक ये कंप्यूटर की टर्म है, तो मैंने ये जो एक्स्ट्रा जो जीके के सवाल डिलीट करता हूँ ना, तो हाइपर लिंक जीके का भी था लेकिन कंप्यूटर का था, तो कंप्यूटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। अब हाइपर लिंक होता है कि आपको, यानी जैसे मैं यहाँ पे हाइपर लिंक लगा सकता हूँ, ये देखे ना, ये इस वक्त वीडियो है ना, वीडियो को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे इसको ना मैं कर देता हूँ, यहीं पे मुझे हाइपर लिंक का ऑप्शन दे देगा। एक मिनट। ओहो। ये कंट्रोल के करें हैं, तो यहाँ अब मैंने यहाँ पे इसके साथ इसके साथ फॉर एग्जाम्पल मैं जो है ना वो ये एमसीक्यू हफ्ते वाले जो है ना अटैच कर देता हूँ जो लास्ट। अब इसके साथ हाइपर लिंक लग गया है।
अब मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा ना, तो वो फाइल जो वहां पे पड़ी है वो खुल के आ जाएगी, ये आपके सामने फाइल खुल गई है, ठीक है। यानी वो जो एमसीक्यूज थे वो आ जाएंगे जो पहले थे। अब किधर चला गया हूँ, मुझे दोबारा वापस आना पड़ेगा। तो यानी हाइपर लिंक होता है कि आपका उसके साथ जो है ना जो टर्म, वो मुझे अपनी फाइल दोबारा ओपन करनी पड़ेगी, प्लीज वेट वेट वेट। जी अब स्क्रीन नजर आ रही है सबको? थोड़ा सा वो ना समझाने के अंदर जो है ना वो हो गई, टाइम लग गया। ठीक है। अच्छा, इस तरह यानी हाइपर लिंक लगाते हैं। बैकग्राउंड अच्छा है, कैसे, किस चीज का बैकग्राउंड सर? मैक्स वेबर वाज फ्रॉम, मैक्स वेबर कहाँ का था? जर्मन था, फ्रेंच था, इटालियन था या अमेरिकन था? ठीक है, बताइएगा जरा। ये मैक्स वेबर कहाँ का था? जर्मन था जी, जबरदस्त, मैक्स वेबर जर्मन था। उसमें ऑप्टिकल फाइबर किस चीज की बनी होती है? ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ये जो होती है वायर होती है, शीशे की होती है, ठीक है। ये आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ऑप्टिकल फाइबर से डाटा की ट्रांसफर बहुत ज्यादा तेज होती है, मिलियंस किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग, ये गैगने की हायरार्की ऑफ लर्निंग थ्योरी है ना, which stage involve assessing and evaluating the learner performance to determine the effectiveness of learning experience? इसकी ना 8 स्टेजेस हैं, मुझे बल्कि उस वक्त याद नहीं रहा, मैं इसकी जो है ना स्लाइड 8 स्टेजेस वाली डाल देता यहाँ पे नोट्स के अंदर, तो बल्कि मैं चाहे क्लास के बाद शायद डाल देता हूँ। तो गगने की हायरार्की ऑफ लर्निंग जो है ना उसकी जो स्टेज ये है जिसके असेस होती है वो असेसमेंट वाली है, ठीक है। इसकी 8 स्टेजेस हैं लर्निंग वाली, जो शुरू होती हैं रिस्पॉन्स से शुरू होती हैं और इस तरह ऊपर जाती हैं, तो वो उसमें एक असेसमेंट भी है। ब्रेन फॉन फेन ब्रूनर थ्योरी emphasizes the importance of interaction between individual and their, किस चीज के साथ वो उसका कल्चरल वैल्यू और बिलीफ के साथ करती है। एक इंडिविजुअल का बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन देखती है, सोशियो इकोनॉमिक देखती है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट देखती है। देखिए वो जो जो ब्राउन फन ब्रेनर की थ्योरी है ना, इन्वायरमेंटल की थ्योरी है, ये कल्चर और बिलीफ को देखती है, एक इंसान का उसके कल्चर और बिलीफ के साथ देख रही होती है कि क्या असरात होते हैं एक इंसान के ऊपर, जिसे मेजो, मैक्रो, माइक्रो इस तरह करके सिस्टम दिए थे। ब्राउन फैन ब्रेनर थ्योरी सजेस्ट दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन डेवलपमेंट, क्या वो यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोइंग फ्रॉम लार्जर सिस्टम टू स्मॉलर सिस्टम, यानी उसके अंदर 5 चीजें हैं ना, तो वो क्या लार्जर से स्मॉलर की तरफ होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं। विद यानी बाई डायरेक्शनल होता है कि इसका असर उसके ऊपर, उसका इसके ऊपर। विद इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसिंग द एनवायरनमेंट आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। तो एनवायरनमेंट की बात भी हो रही है कि एनवायरनमेंट का असर भी होता है, और बाई डायरेक्शनल भाई अगर वालिद का ट्रांसफर होता है कहीं पे, तो वालिद का दूर जाना बच्चे के ऊपर असर कर रहा होगा, उसके मजहब का, यानी ये जो है ना बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और स्टेटिक, स्टेटिक नहीं होता, लिमिटेड थ्रू माइक्रो, एक नहीं है बल्कि 5 है ये। स्मॉल से लार्ज, वो वैसे स्मॉल से लार्ज होता है, लेकिन ये है जो है ना इन्वायरमेंट और इसका असर होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। द कैपेसिटी ऑफ ए शॉर्ट टर्म मेमोरी इज टिपिकली लिमिटेड, अप्रोक्सीमेट हाउ मैनी एटम, कितने एटम आप एक टाइम के अंदर याद कर सकते हैं? नहीं, हाँ बी वाला ही है, ठीक है।
एक टाइम में आप कितने लफ्ज याद, कितनी चीजें याद कर सकते हैं? मोहम्मद बिलाल साहब बहुत सही लगते हैं। सात चंकिंग की बात नहीं हमने की थी, चंकिंग चंकिंग। तो ये सात चीजों को हम एक सेकंड के अंदर ना मतलब एक याद कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ये नंबर याद करो, 33 202 9959 3 665। आप इसकी चंकिंग बनाओगे, सात चंकिंग तक आप एक टाइम में याद कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, अदर ज्यादा नहीं। एक्सप्लिसिट मेमोरी इज आल्सो नोन एज, ऐसे जो वाजी हो, जो जाहिरी हो, जो मेरे अंदर नहीं है, जो इसे डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट मेमोरी को डिक्लेरेटिव यानी सीधी सी सीधी बात करना। हाँ जी, आपके 10 रुपए आपने कल लेके आने हैं, ये एक सीधी बात है। पाकिस्तान 1947 में बना, सीधी बात। डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट मेमोरी, फैक्ट बेस्ड मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी इसके अंदर आ जाती है। इनिशियली साइकोलॉजी वाज द पार्ट ऑफ, साइकोलॉजी किस चीज का पार्ट था पहले? फिलासफी का, सोशियोलॉजी का, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। शुरू में जो फिलासफी थी ना, ये फिलासफी का पार्ट, ठीक है। शुरू में ये क्लिनिकल साइकोलॉजी तो अब आ रही है सर। तो फिलासफी 1870 के अंदर जो है वो फिलासफी साइकोलॉजी से अलग की गई। अ चाइल्ड हैज इंक्रीज हिज वेट फ्रॉम 5 kg to 10 kg, व्हाट इज इट कॉल्ड? एक बंदा है, उसका वजन 5 से 10 किलो बन गया है, तो अब ये क्या होगा? ये सवाल मैंने ना कहीं पे लगवाया था, लेकिन मेरा ख्याल है मैं आज भी सोच विचार करता रहा, तो इसका आंसर जो है वो मैंने वहां पे लगाया था, बोथ लगवाया था, और फिर मैंने कहीं पे डेवलपमेंट लगवाया। अब मेरा दिल कर रहा है कि इसका मैं सिर्फ ग्रोथ लगवाऊं, ए लगवाऊं। एक बात तो ये है कि जब किसी भी शख्स का वेट, उसका साइज, ये बढ़ रही होती है ना, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। फिर साथ ये भी बात है कि जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट के अंदर भी ग्रोथ आती है। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर भी आती है, यानी डेवलपमेंट जैसे ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंजिंग है, तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव चेंजिंग है। अब उसके दोनों आ जाती हैं। अब इस बुनियाद पे इसका आंसर बोथ बनता है। फिर कभी कभी सोचता हूँ कि यार चाहे आती हैं, लेकिन यहाँ एक सिंगल एंटिटी देखे तो ग्रोथ भी बनता है। आप क्या कहते हैं कि ए लगाना चाहिए या दोनों लगाना चाहिए? डेवलपमेंट ओवरऑल है बिल्कुल, उसमें ग्रोथ भी आ जाती है, डेवलपमेंट भी होती है, और ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंजिंग है। अब मैंने शुरू में ग्रोथ लगाया था, फिर बाद में मैं बच्चों को पढ़ाते हुए ना, जब मैं थोड़ी इन्वेस्टिगेशन डिटेल में गया, तो मैं डेवलपमेंट ये है। अब ये सवाल मुझे अलग से कहीं नहीं मिला जो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इसको ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब एक एक सिंगल एंटिटी उसमें। अब वो तो उस चीज का सम है ना, आती तो उसमें है। हम बस हम फिजिकली चीज वाले पॉइंट आउट किया गया है, इसी को करते हैं, तो ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने बता दिया कि इसका आंसर मैं मुख्तलिफ दौर के अंदर चेंज करता रहा हूँ। मैंने ग्रोथ भी लगाया है, मैंने डेवलपमेंट भी लगाया है, बोथ भी लगाया है, आज पुराने आंसर ग्रोथ को दोबारा लगा रहा हूँ। अ पर्सन हैज ग्रूम्ड हिमसेल्फ इंटेलेक्चुअली, व्हाट इट विल बी कॉल्ड? इंटेलेक्चुअली तो सीधा बात है कि ये क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट पर लगा भी हुआ है, ठीक है। विच डेवलपमेंट है लिमिटेशन, कौन सी डेवलपमेंट लिमिटेशन होती है, ग्रोथ में या डेवलपमेंट में? ये तो आसान सवाल है। ग्रोथ लिमिटेशन होती है, कद कहीं बढ़ना रुक जाता है, कहीं पे जो है ना इन चीजों का स्टॉप हो जाता है, तो ये ग्रोथ हैज लिमिटेशन। इफ द चाइल्ड फर्स्ट कंट्रोल द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी देन आउटर इट इज कॉल्ड। अब इसको बात को समझिए, हमारे पास दो तरह की डेवलपमेंट होती है। एक होती है सेफेलोकार्डल और एक होता है प्रोक्सिमल डिस्टल। ये हमारे पेपर में सवाल आया था, अक्सर आता है, पीपीएससी के अंदर ही सवाल आता है। सेफेलोकार्डल ये होता है कि एक बच्चा जो है वो सीधा खड़ा होना उसने सीख लिया, यानी उसने अपने हेड टू टू के पाँव के ऊपर कंट्रोल के सीधा खड़े होना, और सर के ऊपर, जैसे एक बच्चे को होता है ना, आप छोटे बच्चे देखें तो उनको आपको सर के नीचे हाथ रखना पड़ता है, उनको गर्दन पे कंट्रोल नहीं होता, उनकी गर्दन यूं गिर जाती है ऐसे। अब उनको अपनी गर्दन के ऊपर जो है वो कंट्रोल रखना पड़ता है, और पाँव के ऊपर यानी खड़े होना, ये होती है सेफेलोकार्डल। प्रॉक्सिमल डिस्टल होती है कि एक बंदा सीधा खड़ा हो गया सीने के ऊपर, और फिर उसके बाद उसके एक्सटर्नल यानी उसके ये सीने से उसकी पावर जाती है कि अगर वो सीना उसका ताकतवर है, तो वो इसको जो है ना वो हाथ उसके जो है वो होंगे। तो अब ये क्या सेंटर टू आउटवर्ड है, तो ये प्रॉक्सिमल डिस्टल होगा, क्या होगा? प्रॉक्सिमल डिस्टल होगा। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज, इन्फेंसी की जो एज होती है वो कौन सी होती है? जीरो, बिफोर बर्थ, पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद, तो जी ये 2 सालों तक होती है, बर्थ से 2 ईयर तक होती है। एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट कम्स,
बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, पहले कौन सी चीज आती है? पहले फिजिकल डेवलपमेंट होती है, कोई पर्सनल वैल्यू होता है, कोई कॉग्निटिव होता है, लर्निंग होता है। आसान सवाल है कि बच्चे का जो पैदा होता है ना, पहले उसकी फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बाकी डेवलपमेंट जो है वो बाद में होती है। पहले बच्चे का साइज का ये चीजें बढ़ रही होती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज मोस्ट बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या पहले जनरल टू स्पेसिफिक होती है डेवलपमेंट? बिल्कुल ऐसे होता है। पहले बच्चे के बड़े मसल्स के ऊपर कंट्रोल होता है, जैसे टांगे हैं, चलना। फिर उसके बाद जो है वो उसके ये टोई जो है, तो हमारे ये अंगलियां, पहले बाजू हाथ का कंट्रोल होगा, फिर अंगलियां होंगी, फिर स्पेसिफिक काम करेंगे। तो ये तो बात होती है। कंटिन्यूटी होती है, मुसलसल ग्रोथ हो रही है। सिक्वेंशली पहले चलना सीखता है, फिर बच्चा भागना सीखता है, सिक्वेंशली भी होती है। रिवर्सिबल नहीं होती। ये नहीं है कि बच्चे के कद कल 5 फुट था, 4 हुआ पड़ा है? तो रिवर्सिबल चीजें नहीं होती। तो ये वाला आंसर इसका होगा, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट इज द मेजर फोकस ऑफ, सेल्फ कंसेप्ट किसने दिया था ये? जो है ना, सेल्फ कंसेप्ट की बात जो है वो कार्ल रॉजर्स ने दी थी। कार्ल रॉजर्स कहता है कि इंसान, हम ना कभी कभी देखते हैं, ए जिशान, तू जो है ना, तेरी जो ज़ाहरी पर्सनैलिटी है, तेरी जो इनर पर्सनैलिटी आपस में मैच करती है? क्या तेरा ज़हर और है और तेरा अंदर और है? क्या ऐसा तो नहीं है? क्या तू अपने आप को अंदर से बड़ा आइडियल समझता है कि बाहर से आइडियल? क्या बाहर तो बड़ा आइडियल समझता है, अंदर से नहीं है? यानी ये अपनी ज़ाहरी और अपनी सेल्फ का आपस के अंदर जो है ना, वो एक एक कंसेप्ट है। मैं खुद को क्या समझता हूँ, यानी बीइंग अ जिशान, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, मेरी वर्थ वैल्यू मेरे नजदीक क्या है? मैं ना कभी कभी देखता हूँ कि हम लोग कभी कभी छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं। इस सर क्या कह रहे हैं आप? इसकी कोई बुक, कैरिल रेगर, मुझे, और रॉजर्स की, इसकी ना, ये उसने वो क्लाइंट सेंटर थेरापी भी दी। इसने वो दी थी बुक, मुझे याद कोई नहीं है। वो जो था, काउंसलिंग नहीं थी, काउंसलिंग की दूसरी वाली टाइम कौन सी थी? एक तो होती है पहले वाली डायरेक्शनल, और नॉन डायरेक्शनल काउंसलिंग जो थी ना, दूसरी वाली जो थी, उसका ये बानी भी है, ठीक है। शायद ये चीजें हैं। और नेक्स्ट है, व्हाट डज सिगमंड फ्राइड एम्फसाइज? ये सवाल, और इसके सवाल के आपका टाइम खत्म हो गया है, 1 मिनट हो गया। आज क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है इतना काफी है। अगर आप लोग इजाजत दें तो हम इंशाल्लाह कल संडे को 2-3 क्लास है ना कर लें। एक आज मॉर्निंग में कर लें, 1-2 रात में हो जाए, 100 एक सवाल जड़ दें, ताकि जिनके साइकोलॉजिकल फिनिश कर दें। आज मैं कह रहा हूँ कि अब थोड़ा रहने दें, जगह चेंज है तो। नहीं, स्टूडेंट जो है ना वो, पेडागोजी कहती है स्टूडेंट की बड़ी अहमियत है। अगर जो है ना वो आप लोग, चलें ठीक है। ये है कि मैं कहता हूँ अब हम क्लास आज एंड करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों का कल दिन का मूड हो, देखिए मैं तो